दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे स्थान की है जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। यह बात तब की है जब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए इस स्थान को चुना और यहाँ पर सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ को पूर्ण किया गया। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम हुआ और यह भूमि संसार के सबसे पवित्र स्थल त्रिवेणी संगम के रूप में जानी गई। तो यहीं से प्रयागराज की कहानी को आधार मिला, या यूं कहिए कि प्रयागराज को तीर्थों के राजा के रूप में उपाधि मिलने की शुरुआत हुई। दोस्तों प्रयागराज संगम में हर साल जनवरी के महीने से लेकर भगवान भोलेनाथ की तिथि महाशिवरात्रि तक भव्य माघ मेले का आयोजन हर साल होता है, जहां देश और विदेश से तीर्थयात्री यात्रा करके तन मन को पवित्र करने के उद्देश्य से मां की गोद में डुबकी लगाते हैं। जहां राजा, रंक, अमीर, गरीब, साधु, संत बिना किसी भेदभाव के इस माघ मेले में अपनी साधना व तप के अनुसार विधि पूर्वक डुबकी लगाते हैं। दोस्तों यह कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके लिए हमें इतिहास की गोद में झांकना होगा कि क्यों लोग सब कुछ भूलकर ऐसे समय पर शीत ऋतु जब चरम पर होती है तो लोग तन की परवाह न करते हुए आस्था की डुबकी को श्रद्धा और खुशी से लगाते हैं। दोस्तों बात उन दिनों की है जब समुद्र मंथन देवताओं द्वारा किया गया और समुद्र मंथन से काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई, किंतु जो सबसे कीमती था वो था अमृत कलश। अमृत निकला तो देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग में आ गिरी। तभी से यह भूमि हर किसी के लिए और भी ज़्यादा पवित्र हो गई और इस जगह को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना गया। दोस्तों तभी से प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है। यहाँ कुंभ के दौरान साधु संत 45 दिनों तक कल्पवास करते हैं। यह कठिन तपस्या होती है, या फिर यूं कहिए कि यह एक ऐसी साधना होती है जो भक्त को मानसिक शांति व मोक्ष की ओर ले जाती है। दोस्तों यूं तो हर साल ये 45 दिन का कल्पवास होता है, किंतु यदि हम देखें तो 6 साल की तिथि वाले साल को अर्धकुंभ व 12 साल वाली तिथि को कुंभ एवं 44वें साल वाले तिथि को महाकुंभ कहते हैं, जो इस साल 2025 की यही पावन तिथि 44वें साल की महाकुंभ की तिथि है। दोस्तों प्रयागराज की कहानी का इतिहास महाभारत व रामायण काल का भी हिस्सा रहा है, जहां राजा भार्गव, संत वाल्मीकि जैसे महान व्यक्तित्वों ने इस भूमि को पवित्र बनाया। दोस्तों इस शहर को न केवल धार्मिक स्थल बल्कि ज्ञान व संस्कृति एवं कला के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों प्रयागराज ने अपने विकास की यात्रा का सुनहरा दौर चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के शासनकाल में देखा। यह महान अशोक मौर्य की उपास्य भूमि व बौद्ध धर्म के उदय की नगरी के रूप में भी जानी गई। उनके शासनकाल में प्रयाग ने धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महान विकास देखा। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के समय में प्रयागराज का नाम अलाहाबाद रख दिया गया। अकबर ने यहाँ किले का निर्माण कराया और व्यापार के लिए प्रयाग नगरी का उपयोग किया। दोस्तों इसके बाद वक्त आया ब्रिटिश शासन का। यहाँ से प्रयाग का रूप व आकार बदलने लगा। यहाँ रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतें बनी जो इसे औपनिवेशिक दौर का एक प्रमुख शहर बना देती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्ता बनी रही। दोस्तों आज प्रयागराज एक अद्भुत संगम है जहाँ इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मिलन होता है। इसी धरती पर कुंभ, महाकुंभ और विश्व प्रसिद्ध आयोजन होते हैं जो न केवल आध्यात्म बल्कि विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। कैसे हो आप लोग? वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें इंतज़ार था। दोस्तों आज मैं प्रयागराज में हूँ। वैसे तो प्रयागराज में ऐसे समय पे नॉर्मल दिन ही कहा जाएगा, लेकिन यदि जनवरी का महीना हो और हम लोग प्रयागराज संगम में हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़ास अनुभव होगा। तो दोस्तों 13 जनवरी से लेकर के यहाँ पर 26 फरवरी तक के लिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वैसे महाकुंभ इस बार 144 साल की वो घड़ी का इंतज़ार है। 144 साल बाद महाकुंभ पड़ रहा है, जो हमें इतने सालों से इंतज़ार था। दोस्तों अब कहानी इतिहास से निकलकर 2025 की पावन बेला पर आ पहुंची है, जब महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अब हम कहानी से निकलकर वास्तविकता में प्रयागराज का भ्रमण करेंगे, जहां सबसे पहले चलेंगे नागवासुकी मंदिर। दोस्तों नागवासुकी मंदिर के इतिहास की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने नागवासुकी नाग को सुमेरु पर्वत से लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह से लहूलुहान हो गए थे
और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयाग की इसी जगह पर आकर के विश्राम किया था। इस वजह से इस मंदिर को नागवासुकी मंदिर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन नागवासुकी मंदिर का समय के साथ नवीनीकरण किया गया है, जो कि महाकुंभ 2025 के लिए बनकर तैयार है, ताकि मंदिर का धार्मिक महत्व बढ़े और अधिक से अधिक भक्त यहां आने का अवसर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में मंदिर का नवीनीकरण बहुत ही तेजी से हुआ है, जिससे मुख्य रूप से मंदिर का विस्तार, भवन की संरचना का पुनर्निर्माण और सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया। दोस्तों, मंदिर के विस्तार के रूप में पुराने मंदिर की संरचना को ध्यान में रखते हुए नए मंदिर और भवन का निर्माण किया गया। इससे मंदिर की क्षमता बढ़ी और अधिक संख्या में भक्त आने के लिए जगह बन गई। दोस्तों, स्वच्छता और सुविधा का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। साफ सफाई, जलापूर्ति जैसी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। दोस्तों, नागवासुकी मंदिर के दर्शन के पश्चात अब हम चलेंगे भीष्म पितामह का नवनिर्मित मंदिर, जो कि भव्य है। दोस्तों, भीष्म पितामह को समर्पित यह मंदिर वाकई में भव्य है। दोस्तों, अपनी यात्रा में अब हम आगे चलेंगे हनुमान जी के मंदिर में, जहां हमें लेटे हनुमान जी के दर्शन होंगे एवं उनकी कहानी से हम रूबरू होंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर परिसर पर। दोस्तों, इसका विस्तार किया गया है और ताकि यहां पर अधिक से अधिक भक्त आ सकें और आराध्य हनुमान जी के दर्शन सुविधापूर्वक कर सकें। दोस्तों, नए भव्य द्वार, सुंदर मूर्तियां और सजावट के साथ मंदिर को और भी आकर्षक और भव्य बनाया गया है। भक्तों के लिए शुद्धिकरण व्यवस्था, बेहतर जलापूर्ति और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे कि भक्तों को कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे लेटे हनुमान जी की कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम उनकी प्राचीन कथा के बारे में। दोस्तों, माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फुट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी व किले वाले हनुमान जी एवं लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंग बली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका की जीत हासिल करने के बाद हनुमान जी लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह संगम तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया तो वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और अपने राज्य वह वापस चले गए। इस घटना के कई वर्ष बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिकों ने हनुमान जी की प्रतिमा को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह इस प्रतिमा को हिला भी ना सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वह प्रतिमा वैसे वैसे अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से नीचे बनी हुई है। दोस्तों, भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाकुंभ मेला आज से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा का आज अमृत स्नान है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। वहीं मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से साधु संतों समेत 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ में आए सभी अखाड़े आज से संगम तट पर कल्पवास करेंगे। नियमानुसार सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। इसके बाद एक एक करके सभी अखाड़े त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने महाकुंभ मेले को सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है और मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के स्थानों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। दोस्तों, महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु, संत,
भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान, अमृत स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान लोगों को आध्यात्म के करीब ले जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार 144 वर्ष बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं, जिसमें 10 पक्के घाट जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में अखाड़े का आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। अखाड़े की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं को संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं, जिनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, उनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, उनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ के करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है, तो कोई अपने अनूठे संकल्प, प्रणव और हठ योग के कारण चर्चा में है। महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर होगा, जिस दिन अनुमानित 7 करोड़ लोग श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। दोस्तों, 29 फरवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में साधु संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक सेक्टरों में एक सेंट्रल हॉस्पिटल और के अलावा 20 बिस्तरों का एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। तो दोस्तों, यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दी। तीर्थयात्रियों को उनके स्थान की पहचान करने और बिजली के मुद्दों से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सहायता के लिए 25 सेक्टरों में फैले महाकुंभ मेला क्षेत्र में बिजली के खंभों पर 50,000 से अधिक QR कोड लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि बिजली के खंभे पर 50,000 से अधिक QR कोड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के भीतर अपना लोकेशन निर्धारित करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक, योग और पंचकर्म जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाला एक टेंट सिटी स्थापित की है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में 10 एकड़ के कलाग्राम बनाया गया है, जहाँ भारतीय संस्कृति विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कलाग्राम महाकुंभ मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इसमें 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिकृति वाला एक भव्य प्रवेश द्वार है, एक अनंत कुंभ प्रदर्शनी और देश के विविधता को प्रदर्शित करने वाले 7 सांस्कृतिक प्रांगण होंगे। 230 से अधिक शिल्पकार भारत के पारंपरिक कला का प्रदर्शन करेंगे। अगले 45 दिनों से अधिक समय तक कलाग्राम, गंगा पंडाल, झूसी, नागवासुकी और अरैल सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेला प्रशासन का अनुमान है कि सर्वाधिक 21% लोग जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से 18% श्रद्धालु आएंगे। इस तरह वाराणसी मार्ग से 16% और कानपुर मार्ग से 14%, मिर्जापुर मार्ग से 12% और श्रद्धालु आ सकते हैं। लखनऊ मार्ग से 10% और प्रतापगढ़ मार्ग से 9% लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई है। इनमें 70 पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में है, बाकी 30 पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में है।
24 सैटेलाइट पार्किंग है, इनमें 18 मेला क्षेत्र और 6 प्रयागराज शहर में बनाई गई हैं। यहाँ पीने का पानी, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मौजूद है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3000 से अधिक ट्रेनें शुरू की हैं। ये ट्रेनें 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन बनाए गए हैं। ये सब स्टेशन रेलवे के 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सतना झांसी रूट की ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन पर रुकेंगी और वापसी के लिए यहीं से चलेंगी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन ट्रेनें आएंगी उन्हें नैनी और छिवकी जंक्शन पर रोका जाएगा। प्रमुख दिवसों में महाकुंभ से के लिए आने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी नैनी और छिवकी जंक्शनों पर ही रोका जाएगा। लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को फाफामऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन व प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। शाही स्नान वाले दिनों पर ट्रेनों को प्रयागराज संगम तक आने नहीं दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर व मऊ की तरफ से जो ट्रेनें आएंगी उन्हें झूसी व रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग स्टेशन प्रयागराज शहर के अंदर है, इसलिए शाही स्नान वाले दिनों पर ट्रेनों को झूसी में रोकने की तैयारी है। प्रयागराज जंक्शन समेत 9 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। जैसे प्रयागराज जंक्शन नंबर 1 प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री होगी और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की व्यवस्था सिविल लाइंस एंड की ओर से की गई है। यहाँ से संगम तट की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। रेलवे ने महाकुंभ के लिए टोल फ्री नंबर 184199-139 जारी किया है। महाकुंभ के लिए रेलवे से जुड़ी किसी भी तरह की पूछताछ के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप प्रयागराज शहर में रुकना चाहते हैं तो 42 लग्जरी होटल हैं। सभी की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए आप उनके बारे में जान सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल है। हर आश्रय स्थल में 250 बेड हैं। 10,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की है। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं तो प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के पास 50 होटल है जहां आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हैं जिनमें ठंड से बचाव की सारी व्यवस्थाएं हैं। संगम के आसपास कुल 3000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। महाकुंभ जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएं और सभी में ठहरने की उत्तम व्यवस्थाएं भी हैं। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर महाकुंभ 2025 का ऑफिशियल ऐप महाकुंभ 2025 के नाम से उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से महाकुंभ से जुड़ी हुई आप सारी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। अभी पहुंच चुका हूं प्रयागराज संगम। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहां पर आकर के मां यमुना और मां गंगा में डुबकी लगा करके अपने पापों का उद्धार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम यहां पर प्रयागराज संगम में दर्शन करते हैं और यहां के मनोरम दृश्य को अपनी आंखों में, हृदय में बसाते हैं और महाकुंभ का आनंद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग संगम दर्शन के लिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अनुभव देने जा रहे हैं नौका विहार का, जो आपने न केवल संगम के जल से जोड़ता है बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ आप गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्रता को अपने दिल और आत्मा से महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, यमुना के बीचों बीच एक रहस्य बसा है। जैसे जैसे नौका संगम की ओर बढ़ती है वैसे वैसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, मानो तीनों नदियां अपने आप भीतर समाहित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। यह वह स्थान है जहाँ गंगा और यमुना जी के जल एक दूसरे से मिलकर एक अद्वितीय तिलक करते हैं। गंगा मैया की शांति और यमुना जी का सौम्य भाव आपको एक अलौकिक अनुभव देता है। जब यह जल मिलते हैं तो पूरी कायनात शांत हो जाती है। दोस्तों, जब इन दोनों पवित्र नदियों का जल आपके हाथों में आता है तो ऐसा लगता है जैसे आप जीवन की हर मुश्किल से मुक्त हो गए हैं। यह ना सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर है बल्कि एक शांति और शक्ति का एहसास भी है। दोस्तों, यहाँ त्रिवेणी संगम पर हर नाव की यात्रा एक पवित्र पूजा होती है। हर कदम पर, हर लहर पर गंगा और यमुना जी का आशीर्वाद मिलता है। हम दीपक जलाते हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं और यात्रा हमें आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद से भर देती है। दोस्तों, यहाँ हर पल एक नई कहानी कहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं संगम का महत्व और भी ज़्यादा स्पष्ट होता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप खुद को पा सकते हैं, जहाँ समय और स्थान दोनों कोई मायने नहीं होता। यहाँ पर नाव हर लहर और हर यात्रा का एक पवित्र कथा बन जाती है। दोस्तों, पवित्र यात्रा को समाप्त करते हैं अपनी आत्मा को नई शक्ति और ऊर्जा मिलती है। त्रिवेणी का यह नौका विहार न केवल एक यात्रा है बल्कि एक यादगार अनुभव भी है जो हमें जीवन के उद्देश्य और शांति की ओर प्रेरित करता है। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 का यह अनुभव एक अद्वितीय एहसास है। आप जब गंगा, यमुना और सरस्वती के जल से स्नान करते हैं तो न केवल आत्मा को शुद्ध होती है बल्कि आप हर कदम एक नई दिशा की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और महसूस करें वह अनकही शक्ति जो त्रिवेणी संगम में बसी है। महाकुंभ 2025 की इस यात्रा को ना भूलें।
अभी हम लोग संगम में गए, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हमने नौका विहार किया और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ शाम का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनोरम और मनोहर है। तो चलिए दोस्तों इन दृश्यों को अपनी आंखों में बसाते हैं और इसके बाद अन्य जगहों पर भ्रमण करते हैं और चलते हैं इसके बाद वापस अपने घर की ओर। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की प्रस्तुति प्रयागराज, जहां आपने प्रयागराज के ऐतिहासिक व धार्मिक कहानियों के दर्शन किए एवं प्रयागराज संगम की यात्रा से संबंधित जानकारियों को प्राप्त किया। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे भी मैं आपको ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हाँ, अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आप प्रयागराज आते हैं तो यहाँ पर कुछ और अन्य स्थान भी है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वह प्रमुख स्थान है। दोस्तों महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक त्रिवेणी संगम में स्नान और मेला घूमने के बाद प्रयागराज के अन्य पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। इनमें लेटे हनुमान जी का मंदिर, अक्षयवट, पतालपुरी का मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर, शंकर विमान मंडप महाकुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा शहर में आप चंद्रशेखर आजाद पार्क, स्वराज भवन, खुसरू बाग, निषाद राज पार्क इत्यादि जगहों पर भी जा सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। दोस्तों यहाँ 2025 महाकुंभ बहुत ही खास है, इसलिए इस बार महाकुंभ संगम में डुबकी लगाना ना भूलें। अपने परिवार के साथ यहाँ पर जरूर आएं और पुण्य को प्राप्त करें।